हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापत आपका हमारे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष पे हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है राजस्थान के लोक देवता, और इसी टॉपिक के अंदर अपन बात कर रहे हैं। अपन ने 3 पीर अभी तक पढ़ लिए हैं, रामदेव जी, गोगा जी और मेहा जी मांगलिया। इन 3 पीरों के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। आगे की चर्चा जो मैं लोक देवता आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूं, जो चौथे नंबर के पीर है पाबूजी राठौड़ है, उनकी चर्चा करेंगे आज के सेशन में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखिएगा। पीछे मैंने बहुत सारी चीजें आपके सामने लिख रखी है पहले से ही, तो देख लीजिए। ये जो चीजें मैं पहले लिख देता हूं, ये जो लोक देवता से संबंधित कुछ जो सामान्य परिचय होता है, भाई ये जो सामान्य परिचय है, इनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एग्जाम में क्या होता है, छोटे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बाबूजी के पिताजी का नाम क्या है, फिर क्या करोगे आप। तो ये जो छोटी छोटी जो चीजें होती है, इन चीजों को मैंने पहले से बोर्ड पर सुव्यवस्थित करके रख दिया है। तो इनको एक बार ध्यान से देख लीजिए और एक स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए, फिर बात करते हैं इनके ऊपर। तो उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखते हैं, देखो पाबूजी राठौड़ की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले अपन बात करें भाई सामान्य परिचय में। अपन यही बात करते हैं भाई फलाने लोक देवता का जन्म कब हुआ, फिर इनके मम्मी पापा कौन थे, फिर इनकी पत्नी कौन थी, फिर इन्होंने भाई ऐसा कौन कौन से कार्य कर दिए जिनकी वजह से इनके कुछ उपनाम मिले हुए, तो उन उपनामों की अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए भाई पाबूजी राठौड़ की जब चर्चा करते हैं तो भाई पाबूजी राठौड़ वंश के राजपूत थे, राठौड़ गोत्रीय राजपूत थे। इनके अगर जन्म की जब अपन बात करते हैं, भाई जन्म इनका हुआ था 1296 विक्रम संवत को। मैंने पहले ही एक चीज आपके सामने डिस्कस कर रखी है कि भाई जब लोक देवता या लोक संतों की जब अपन बात करते हैं तो इनका जो जन्म होता है वो अपन विक्रमी संवत में देखते हैं। अगर फिर भी आपको ऐसा लगे कि भाई गुरुजी हम तो विक्रम संवत में नहीं पढ़ के हमें तो ईस्वी सन में इनका डाटा चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप निकाल सकते हो, कहीं पर भी हो आप बैठे बैठे निकाल सकते हो। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको माइनस यानी कि जोड़ बाकी तो आती होगी, और जोड़ बाकी अगर आपको आती है तो निश्चित रूप से जो मैं आपको डाटा विक्रमी संवत में लिख के दे रहा हूं, उन्हीं डाटा को आप ईस्वी सन में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा भाई पाबूजी का जो जन्म है विक्रमी संवत 1296 में हुआ। अगर आप इसमें से निकालना चाहिए ईस्वी सन में, तो आप इसमें से ज्यादा कुछ नहीं करना, माइनस कर दीजिएगा 57। जब भी आप माइनस करेंगे आपको डाटा किसमें मिल जाएगा, विक्रमी ईस्वी सन में। विक्रमी संवत से किसमें मिल जाएगा साहब, ईस्वी सन में मिल जाएगा। तो आप -57 कीजिएगा और आपको ईस्वी सन में क्या मिल जाएगा, डाटा मिल जाएगा। अगर बात करें साहब जन्म स्थल, हमें जन्म हुआ कहां था इनका, तो बात करें भाई इनका जो जन्म हुआ था वो कोल्लू नामक गांव में हुआ था। कहां पर हुआ, कोल्लू नामक गांव में। लेकिन सर आपने तो कोल्लू मंड लिखा है, फिर कोल्लू मंड क्यों लिखा, क्योंकि जो पाबूजी राठौड़ है इनके मंदिर को अपन मंड कहते हैं, और इनके मंदिर को मंड कहने की वजह से अपन कह सकते हैं कि जो कोल्लू नामक गांव था उस गांव का नाम ही क्या रख दिया वर्तमान में, कोल्लू मंड गांव रख दिया गया। कोल्लू मंड गांव में जन्म होता है, और ये कोल्लू मंड गांव वर्तमान कौन से जिले में पड़ता है, तो ये जोधपुर नामक स्थान में यानी जोधपुर जिले में पड़ता है। इनके पिताजी की नाम की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था धंधल जी राठौड़, और माता के नाम की बात करें तो कमला देवी की माता के क्या था भाई, नाम था। अब पत्नी की बात करें साहब, पत्नी तो पत्नी फूलन देवी आप कह सकते हो, और सुप्यार देवी कह सकते हो। सुप्यार दे यानी कि अच्छा प्यार दे साहब, कोई बात नहीं, प्यार अच्छा हो बुरा हो, प्यार कभी बुरा नहीं होता जनाब। देखो फूलन दे, आप चाहे फूलन दे कहो चाहे आप इसको सुप्यार दे कहो, बात क्या है, एक ही, क्योंकि दोनों ही नाम है अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग उल्लेखित मिलते हैं, तो दोनों नाम क्या है, एक ही है, एक ही व्यक्ति के नाम है। अब बात करें भाई ये फूलन दे, ये सुप्यार दे थी कहां की, तो ये अमरकोट की थी, और अमरकोट वर्तमान में कहां पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। और ये अमरकोट में एक व्यक्ति है सूरजमल सोडा, और इन सूरजमल सोडा जी की क्या थी, पुत्री हुआ करती थी। अब बात करें पाबूजी की जाति की बात करें तो जाति से ये क्या थे, राजपूत थे, और गोत्र इनका था राठौड़, यानी कि राठौड़ गोत्र ये क्या है, राजपूत है साहब। सवारी की बात करें भाई इन पाबूजी राठौड़ की सवारी क्या थी, तो सवारी थी केसर कालमी घोड़ी। ये केसर कालमी घोड़ा नहीं है, क्या है, घोड़ी है। बाकी अपन बात करेंगे भाई इस केसर कालमी के ऊपर भी विशेष चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ, अभी चर्चा करेंगे। तो इनकी सवारी है केसर कालमी घोड़ी। और अवतार की बात करें भाई, जैसे आपने रामदेव जी की जब बात की, मैंने कहा रामदेव जी कृष्ण के अवतार है, उसी प्रकार है जो पाबूजी राठौड़ है ये किसके अवतार माने जाते हैं, तो ये अवतार की बात करें भाई लक्ष्मण के क्या माने जाते हैं, अवतार है माने जाते हैं। वंशज की बात करें, वंशज है राव है सिंहा के। जैसे अपने रामदेव जी में मैंने आपको बताया भाई रामदेव जी जो है वो अर्जुन वंशीय है, यानी कि अर्जुन के वंश से बिलोंग करते हैं। वैसे ही राव सिंहा के वंश से है कौन है,
पाबूजी राठौड़। अब ये राव सिंह कौन हुआ? तो राव सिंह राठौड़ वंश का प्रथम पुरुष हुआ करता था। यानी कि जोधपुर की बात करें या फिर मारवाड़ क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में सबसे पहले जो राठौड़ वंश की नींव डालने वाला जो व्यक्ति था उस व्यक्ति का नाम था पाबूजी राव सिंह। और इसी राव सिंह के वंशज है कौन है? पाबूजी राठौड़। अब बात करें भाई पाबूजी जो राठौड़ है इनके उपनाम की चर्चा करें कि इनके और कौन कौन से नाम हैं, भाई किस किस नाम से अपन पाबूजी राठौड़ को जान सकते हैं। तो उन उपनामों में चर्चा करें तो इनको हाड़ फाड़ के लोक देवता के नाम से भी जाना जाता है। अब ये हाड़ फाड़ के लोक देवता से क्या मतलब हुआ? तो हाड़ फाड़ यानी कि कृषकों के लोक देवता, किसानों के लोक देवता, यानी कि खेती के रक्षक लोक देवता के रूप में जाना जाता है पाबूजी राठौड़ को, इसलिए इनको नाम दे दिया हाड़ फाड़ के लोक देवता। अगली बात करें प्लेग रक्षक या प्लेग के निवारक देव, यानी कि अपन बात करें जिस भी व्यक्ति की बात करेंगे, जिस भी लोक देवता की बात करेंगे तो कुछ वो किसी न किसी बीमारी के स्पेशलिस्ट है। जैसे अपन बात करें भाई अपन ने रामदेव जी की जब बात की थी तो रामदेव जी मैंने बताया कुष्ठ रोग के निवारक देव। वैसे ही गोगा जी की जब बात की तो गोगा जी यानी कि किसके निवारक थे? सांपों में अगर किसी व्यक्ति को सांप डस ले तो उनका जहर उतारने में निवारक थे। उसी प्रकार है यानी कि पाबूजी राठौड़ भी क्या है? प्लेग निवारक देव है। प्रत्येक जो लोक देवता है वो किसी न किसी क्षेत्र में क्या एमबीबीएस है, किसी न किसी रोग के क्या स्पेशलिस्ट है, निवारक देव है। प्लेग, अब ये प्लेग होता क्या साहब? प्लेग एक बीमारी है और ये जो प्लेग है ये चूहों के काटने से फैलने वाली बीमारी है। अब अगर किसी व्यक्ति को चूहे काट जाए तो उसको जो बीमारी होगी वो होगी प्लेग। और इसी प्लेग के रक्षक लोक देवता है कौन है? पाबूजी राठौड़। अगली बात करें भाई ये ऊंटों के रक्षक देवता। अब ऊंटों के रक्षक देवता कैसे हुए? ऊंटों की रक्षक देवता की जब बात आई तो मैं बताना चाहूंगा भाई ऊंटों के देवता यानी कि राजस्थान जो है यानी पश्चिमी राजस्थान में या फिर भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले या सर्वप्रथम जो ऊंट लाने का श्रेय है वो इन पाबूजी राठौड़ को जाता है। तो आप ये ऊंट सबसे पहले कहां से लेकर आए? तो ये श्रीलंका और ईरान जो क्षेत्र है वहां से सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान में सबसे पहले भारत में क्या लेकर आए? ऊंट लेकर आए। जब ऊंट लेकर आए तो इनकी रक्षा करने का दायित्व भी किसका है? पाबूजी राठौड़ का है। तो कहा जाता है पाबूजी जो राठौड़ है इन्होंने भाई ऊंटों में एक बीमारी फैलती है और इस बीमारी का नाम होता है सर्रा, यानी सर्रा रोग कहते हैं। इसमें होता क्या है? ऊंट बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है और क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। तो इस रोग का निवारण भी किसने किया? पाबूजी राठौड़ ने। अब एक औषधि मिलती है ऊंटाड़ा, एक औषधि मिलती है ऊंटाड़ा। पाबूजी ने क्या किया? गौमूत्र से औषधि बनाई और इस औषधि का नाम था ऊंटाड़ा औषधि। तो क्या पाबूजी ने ये ऊंटाड़ा औषधि ऊंटों के लिए बनाई थी क्या? तो ऐसा नहीं है। ये बात गलत होगी कि भाई ऊंटाड़ा औषधि ऊंटों के लिए बनाई, तो ऐसा नहीं है। ऊंटाड़ा जो औषधि बनाई वो अपने प्लेग रक्षक यानी प्लेग के निवारक देव के रूप में जाना था, इसलिए प्लेग निवारण के लिए कौन सी औषधि बनाई थी? ऊंटाड़ा औषधि बनाई थी। लेकिन ऊंटों के रक्षक देवता जब भी कोई ऊंट बीमार होता है तो पाबूजी के नाम का ऊंट के गले में या ऊंट के पैर में धागा बांधा जाता है और पाबूजी के फड़ का स्मरण किया जाता है, जिससे ऊंटों में जो सर्रा रोग होता है वो क्या हो जाता है? बिल्कुल क्या होता है? दूर हो जाता है। इनको गोरक्षक लोक देवता भी कहा जाता है। भाई इनको गोरक्षक लोक देवता क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने जो देवली चारणी है उनकी गायों की क्या की है? रक्षा की है। देवचू नामक स्थान पर है अपने जीजा या बहनोई जिनसे क्या करते हैं? युद्ध करते हैं गायों की रक्षा हेतु। और इसी युद्ध में कहा जाता है पाबूजी राठौड़ क्या हो जाता है? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इनको गोरक्षक लोक देवता भी कहा जाता है। बाकी चीजें भी अपन डिस्कस करते हैं। पाबूजी से संबंधित जो कहानी है वो कहानी किस प्रकार की है। तो अपन बात करें भाई अपने सामान्य परिचय की तो बात कर ली पाबूजी से संबंधित। अब अपन बात करेंगे पाबूजी ने ऐसा कौन सा तीर मार दिया, ऐसा कौन सा कारनामा कर दिया जिसकी वजह से पाबूजी क्या कहलाए? सब लोक देवता कहलाए। अरे हर किसी को लोक देवता थोड़ी कह देते हैं भाई। सामान्य समाज में कोई व्यक्ति पैदा हो और वही व्यक्ति समाज में अच्छे कार्य करता रहे और लगातार आगे बढ़ता रहे, ऐसे व्यक्तियों की समाज में पूजा की जाती है और ऐसे ही व्यक्तियों को लोक देवता कहा जाता है। तो ऐसा वो कौन सा कारनामा कर दिया पाबूजी राठौड़ ने जिसकी वजह से सब क्या कहलाए? लोक देवता कहलाए। तो वो चीजें अपन देखते हैं एक कहानी के माध्यम से। मैं आपको ये चीजें समझाना चाहता हूं, फिर इन्हीं चीजों को अपन व्यवस्थित रूप से देख लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ये देखो भाई पाबूजी राठौड़ की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? पाबूजी राठौड़ की। ये लो ये पाबूजी राठौड़। और ये पाबूजी जो राठौड़ है इनकी अपन ने बात कर ली भाई। इनका जन्म हुआ था कौन से गांव में? कोलूमंड गांव में। अब बात करें कोलूमंड गांव, और इसी कोलूमंड गांव में एक महिला रहती है, चारण जाति की महिला, देवली चारणी।
अब देखो चारण की पत्नी क्या कहलाती है, चारणी कहलाती है साहब। वैसे राजस्थान की एक खास विशेषता रही है कि इसमें महिलाओं को ऑटोमेटिकली क्या मिल जाती है, उपमा मिल जाती है। जैसे कोई व्यक्ति है मास्टर है, उसकी पत्नी को मास्टर नहीं कहेंगे, कोई डॉक्टर है उसकी पत्नी को डॉक्टर नहीं कहेंगे। उसी प्रकार है ये चारण जाति के होने की वजह से इसको किस नाम से पुकार दिया साहब, चारणी। अरे राजस्थान की खूबियां बहुत है, यहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम संदीप है तो उसको संदीपिया कहेंगे। यहाँ किसी नाम का व्यक्ति रमेश नाम का कोई व्यक्ति है तो उसको रमेशिया कहेंगे, शिवलाल नाम का कोई व्यक्ति है तो उसको शिवला कहेंगे। तो वैसे ही राजस्थान की कुछ खूबियों के साथ है यहाँ पर देवली चारण जाति के होने की वजह से इसको किस नाम से जाना, देवली चारणी के नाम से जाना। अब ये देवली चारणी के जिक्र क्यों कर रहे हो गुरुजी, तो ये बहुत अहमियत रखेगी इसमें बाबूजी राठौड़ की कहानी में कि इस देवली चारणी के पास एक घोड़ी है और इस घोड़ी का नाम है क्या, केसर कालमी घोड़ी। ये लो साहब केसर कालमी घोड़ी। अब ये कोई घोड़ी साधारण घोड़ी नहीं है, जैसे महाराणा प्रताप का घोड़ा हुआ चेतक है उसी प्रकार की घोड़ी है केसर है कालमी। उस समय की कह सकते हो भाई कोसों दूर इस प्रकार की कोई घोड़ी नहीं थी, इतनी सुंदर और सुशील घोड़ी अगर है तो भाई ये घोड़ी किसी मानव से कम नहीं थी। फर्क था मानव और घोड़ी में इतना सा कि मानव तो बोल सकता है और ये घोड़ी बोल नहीं सकती, इतनी सुशील घोड़ी साहब केसर है कालमी। अब बात करें केसर कालमी घोड़ी की तो इसको एक बार यही रोक लेते हैं और यहाँ बढ़ते हैं बाबूजी राठौड़ से आगे। भाई बाबूजी राठौड़ का एक बहनोई था, ये देखो बाबूजी राठौड़ का बहनोई, और भाई बहनोई यानी कि जीजाजी। और वर्तमान में आधुनिक काल की बात करें तो यहाँ पर जीजाजी को जीजू भी कहते हैं राजस्थानी में। तो अगर बात करें बाबूजी की जो बहनोई है इनका नाम था जिंदराव खिंची। क्या नाम है, जिंदराव खिंची। ये लो जिंदराव खिंची। और ये जो जिंदराव खिंची है ये जायल जगह से बिलोंग करते हैं और ये जो जायल है, जायल तहसील पड़ती है नागौर जिले में, यहाँ के थे कौन है, जिंदराव खिंची। अब देखो बाबूजी जो राठौड़ है इनके अगर ससुराल की बात करें तो इनका ससुराल था अमरकोट। कहां पर था, अमरकोट। और इस अमरकोट की जो थी बाबूजी की पत्नी उनका नाम था सुप्यारदे। क्या नाम था, सुप्यारदे। अब देखो होता क्या है, एक दिन की बात, मैंने घोड़ी की पहली बात बता दी साहब। और इस घोड़ी की एक खास विशेषता और क्या है, खास विशेषता यह है इस घोड़ी की कि अगर कोलूमंड गांव में कोई गायों के चोर आ जाते हैं, किसके चोर की बात कर रहे हैं साहब, गायों के चोर। अगर कोई गायों के चोर आ जाते हैं तो ये घोड़ी क्या करती है, जोर जोर से हिन हिनाने लग जाती है। क्या करने लग जाती है, हिनाने लग जाती है। अब हिनाने का मतलब क्या हुआ, अरे भाई जैसे कुत्ता की जो आवाज निकालता है उसको अपन भौंकना कहते हैं, वैसे ही गाय की आवाज को अपन रंबाना कहते हैं। वैसे ही अगर घोड़ी की जो आवाज होती है उसको क्या कहते हैं साहब, हिनाना कहते हैं। यानी कि अगर गांव में, कोलूमंड गांव में कोई भी गायों के चोर घुस गए तो ये घोड़ी जोर जोर से हिनाने लग जाएगी और जो गांव के लोग हैं वो जग जाएंगे और अलर्ट हो जाएंगे, गायों को चोरी होने से बचा सकते थे। वैसे ही अरे भाई सर गायों की चोरी क्यों होती थी, क्या और कुछ चोरी करने के लिए सामान नहीं था क्या, तो उस समय इतना नहीं था। जैसे वर्तमान में क्या होता है, फोन पे के, पेटीएम के, गूगल पे के, एटीएम के पासवर्ड चोरी हो जाते हैं। जो साइबर क्राइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इसी से ज्यादातर चोरियां हो जाती है। लोग क्या करते हैं, एटीएम लूट लेते हैं। लेकिन उस समय जो सबसे बड़ी जो संपत्ति हुआ करती थी वो क्या थी, गाय ही थी। यानी कि लोग जिस गांव में अमीर और गरीब का जो फैसला होता था वो भी इन पशुओं के माध्यम से होता। कैसे, अगर किसी के पास सर्वाधिक गाय है, सर्वाधिक पशु है तो उस गांव का व्यक्ति क्या कहलाता, सर्वाधिक अमीर कहलाता। और जिसके पास कम गाय, कम पशु है वो क्या कहलाता, गरीब कहलाता। वैसे ही इसलिए जो चोरी होती वो भी किसकी होती, उस समय गायों की चोरी होती। और गायों की चोरी से बचाने के लिए हिन हिनाती कौन सी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी। अब देखो मैंने पहले ही बता दिया भाई ये घोड़ी बहुत ही सुशील है और बहुत ही समझदार घोड़ी है। एक दिन की बात, ये कोलूमंड आए हुए साहब कौन है, जिंदराव खिंची। ये अपने ससुराल आए हुए और अपने ससुराल के गवाड़ में बाबूजी और जिंदराव खिंची दोनों घूम रहे हैं, दोनों आनंद मस्ती में कर रहे हैं। और अचानक से ये जो जिंदराव खिंची जी है इनकी नजर पड़ती है कौन सी घोड़ी पर है, केसर कालमी घोड़ी पर। हाँ भाई केसर कालमी घोड़ी पर जिंदराव खिंची की नजर पड़ती है। और जिंदराव खिंची जैसे ही केसर कालमी घोड़ी को देखता है तो इसके मुख में पानी आ जाता है साहब, मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। और देखते ही बाबूजी राठौड़ को कहता है, बाबूजी राठौड़ चाहे इस घोड़ी की मैं मुख बोली यानी मुंह बोली देने के लिए तैयार हूं, जितने भी पैसे लगे मैं देने के लिए तैयार हूं, जितनी भी संपत्ति लेके देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, ये घोड़ी चाहिए। बाबूजी कहते हैं साहब घोड़ी चाहिए, कोई बात नहीं, आप जाइए, इस घोड़ी की जो मालकिन है वो है देवल चारणी, इससे बात कीजिए। अगर ये आपको ये घोड़ी दे देती है तो मुझे क्या आपत्ति, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है। जाकर देवल चारणी से क्या कर लीजिए, एक बार है बात कर लीजिए। अब जिंदराव खिंची तुरंत जाता है किसके पास, देवल चारणी के पास है। और देवल चारणी को जाके कहता है कि बोल इस घोड़ी की कितनी कीमत चाहिए, जो भी तू बोलेगी वो कीमत क्या दूंगा, मैं इस घोड़ी की दूंगा, लेकिन मुझे ये क्या चाहिए, घोड़ी चाहिए। अब देखो
देवल चारनी क्या कर देती है, साफ साफ मना कर देती है। देखो बात यह है कि आप हमारे गांव के क्या हो, जवाई हो, पावना हो, इसलिए घर पे आए हो तो चाय पानी पी के जरूर जाइएगा, लेकिन मैं आपको ये घोड़ी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे लिए घोड़ी सब कुछ है। घोड़ी मेरे क्या है, प्राण है, प्राणों से भी क्या है, प्यारी है। मैं आपको घोड़ी नहीं दे सकती। अब क्या होता है साहब, जिंदराव खिंची को क्या कर दिया, घोड़ी के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। अब होता क्या है, अगर व्यक्ति को ससुराल में यानी कि ससुराल में किसी चीज के लिए मना कर दिया जाता है ना, तो वो व्यक्ति की सबसे बड़ी बेइज्जती होती है। अरे गांव में चाहे व्यक्ति की 1 टका की इज्जत हो या नहीं हो, लेकिन अगर व्यक्ति को ससुराल में किसी चीज के लिए मना कर दिया, मानो उसके स्वाभिमान को क्या पहुंच गई, ठेस पहुंच गई। और ऐसा ही हुआ, जिंदराव खिंची को एक घोड़ी के लिए मना कर दिया, किसने, देवल चारनी ने। अब जिंदराव खिंची को क्या आ गया, बिल्कुल भयंकर गुस्सा आ गया और जाता है तुरंत बाबूजी के पास है, बोले देवल चारनी ने मुझे घोड़ी के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। तो बाबूजी कहते हैं भाई इसमें मैं तो क्या कर सकता हूं, अगर देवल चारनी ने मना कर दिया तो देवल चारनी की घोड़ी है वो मना कर सकती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस बात से जिंदराव खिंची को कहा जाता है कि भयंकर गुस्सा आ जाता है और जाते जाते बाबूजी राठौड़ को एक बात कह के जाते हैं कि आज के बाद मैं अपने ससुराल यानी कोलूमंड में कभी भी नहीं आऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे स्वाभिमान को क्या पहुंची है, ठेस पहुंची है। मेरे ससुराल में क्या हो गई, भयंकर है, बेइज्जती हो गई है, और इस बेइज्जती का बदला मैं इसी प्रकार लूंगा कि आज के बाद मैं कभी कोलूमंड में पैर भी नहीं रखूंगा। कोई बात नहीं साहब, चले गए बाबूजी से नाराज, देवल चारनी से नाराज होकर चले गए। कौन है, जिंदराव खिंची वापस कहां चले जाते हैं, जायद नागौर चले जाते हैं। 2-3 महीने बीते कि 2-3 महीने बाद बाबूजी राठौड़ का एक रिश्ता आता है अमरकोट पाकिस्तान से। जो सूरजमल सोडा है, इनकी पुत्री सुप्यार के साथ विवाह का क्या प्रस्ताव आता है और बाबूजी राठौड़ को कहा जाता है भाई आप बारात लेके शीघ्र हमारे यहाँ आइए और क्या कर लीजिए, सुप्यार से शादी कर लीजिए। अब देखो रिश्ता आ गया, कोई बात नहीं। अब जब भी रिश्ता आता है, जब भी शादी होती है ना, तो राजस्थान में क्या होता है, 2 व्यक्तियों को मनाना बहुत जरूरी होता है शादी से पहले। एक तो जीजा और दूसरा जो होता है फूफा, यानी जीजा और फूफा को शादी तय होने से पहले क्या करना पड़ता है, मनाना पड़ता है। साहब आप हमारी शादी में जरूर आइएगा। इधर है कहा जाता है जो बाबूजी राठौड़ है उसकी बहन का नाम कई जगह पेमल मिलता है और कई जगह सोनी बाई मिलता है। क्या नाम मिलता है, पेमल है, और क्या नाम मिलता है, सोनी बाई। अब देखो 2 नाम मिलते हैं, पेमल भी सही है, सोनी बाई भी सही है। कहा जाता है पेमल या सोनी बाई के जो घरवाले हैं, जो बाबूजी की बहनोई यानी जीजा जी, या फिर वर्तमान का आधुनिक नाम जो जीजू है, इनकी अगर बात करें तो जिंदराव खिंची जी है। और जिंदराव खिंची जी मैंने अभी बताया कि भाई रूस गए हुए हैं, यहाँ कोलूमंड में पैर नहीं रखने की क्या खा के गए, कसम खा के गए, वापस आएंगे नहीं। बाबूजी ने पहले पत्र भेजा जिंदराव खिंची के पास कि भाई हमारी शादी ऐसे फिक्स हो गई है, आप हमारी शादी में आइएगा बहुत जरूर। पत्र का कोई जवाब नहीं आया जिंदराव खिंची की तरफ से। फिर कहा जाता है बाबूजी ने अपने 2 सहयोगियों को भेजा, 2 व्यक्तियों को भेजा जिंदराव खिंची के पास, भाई कैसे भी करके जीजा जी को क्या लेके आओ, मनाकर वापस लेके आओ, शादी में लाना, जीजा का आना बेहद ही जरूरी है। और इसलिए 2 व्यक्तियों को भेजा और कहा जाता है कि जिंदराव खिंची ने इन दोनों व्यक्तियों को क्या कर दी, हत्या कर दी। और बाबूजी ने जब 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी तो बाबूजी ने कहा भाई ठीक है जीजा अपनी जगह बैठा रहेगा, मैं तो जाकर शादी करके आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। बाबूजी राठौड़ उसी दिन शाम को गए देवल चारनी के पास, बोले देवल चारनी एक काम है तेरे से। बोले क्या काम है, बोले काम ये है कि मुझे तो तेरी केसर काल में क्या चाहिए, घोड़ी चाहिए। बोले बाबूजी राठौड़ है अभी थोड़े दिन पहले तो तेरा जीजा यहाँ से नाराज होकर गया है, मैंने उसको ही घोड़ी देने के लिए मना कर दिया, तो तुझे कैसे दूंगी भाई। बोले देवल चारनी हमें परमानेंट नहीं चाहिए, रोजाना के लिए घोड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो 1 दिन के लिए चाहिए। और 1 दिन है मैं जाऊंगा भाई मेरे ससुराल है और ससुराल से शादी करके आऊंगी। कौन सी प्यार दे से है, सुप्यार दे से क्या करके आऊंगा, शादी करके आऊंगा, इसलिए मुझे क्या चाहिए, घोड़ी चाहिए। बोले ठीक है घोड़ी तो ले जाना, लेकिन मेरी घोड़ी की जो खास विशेषता वो ये है अगर गांव में गायों के चोर आ गए तो मेरी घोड़ी क्या करेगी, ही नहीं आएगी। बाबूजी राठौड़ ने कहा भाई मैं तेरे से प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं, तुझे वचन देता हूं, एक राठौड़ का वचन कभी खाली नहीं जाएगा। वचन देता हूं कि अगर तेरी घोड़ी वहां ही नहीं आई तो मैं निश्चित रूप से तेरी सहायता करने के लिए तुरंत वहां से पहुंच जाऊंगा, चाहे मुझे फेरों से बीच के उठ के ही क्यों ना आना पड़े। ऐसा ही हुआ। सब बोले ठीक है अगर इतना कर ही रहा है, इतना वचन ही दे रहा है तो कोई बात नहीं, घोड़ी ले जा। और इस बात का पीछे से संदेश वाहक के माध्यम से संदेश पहुंच जाता है, किसके पास है, जिंदराव खिंची का। इधर है बाबूजी राठौड़ केसर कालमी पे सवार होकर कहां पहुंच जाते हैं, अमरकोट पहुंच जाते हैं शादी करने के लिए। और इधर पीछे जिंदराव खिंची को पता चल गया कि भाई बाबूजी राठौड़ तो शादी करने के लिए गया, वो भी कौन सी घोड़ी लेकर है, केसर काल में घोड़ी लेकर गया, वो भी देवल चारनी वाली घोड़ी लेकर गया। और जिंदराव खिंची को भयंकर गुस्सा
कि अरे मुझे साड़ी नहीं दी, मुझे घोड़ी नहीं दी, और मेरे साले को क्या दे दी साहब, घोड़ी दे दी। इतनी महानतम हो गई क्या देवलचारिणी। अभी उनको सबक सिखाते हैं भाई कि मेरे साले को घोड़ी दे दी, जीजा की कोई इज्जत ही नहीं। मैं तो उस गांव का पावड़ा हूं, जवाई हूं, और जवाई की कोई इज्जत नहीं की, और मेरे साले को घोड़ी दे दी। इतनी बड़ी गलती कर दी देवलचारिणी तूने। अब देखो मैं सबक सिखाता हूं। कहा जाता है जिंद्राव खिंची तुरंत यहां से जैसे ही पता चलता है निकलता है, और कोलू मंडल क्या कर देता है, अटैक कर देता है। और अटैक करके कहा जाता है कि देवलचारिणी की गायों को क्या करना जाता है, उठा के ले जाता है, साथ में अपने गाय ले जाता है, और जाते जाते देवलचारिणी को एक धमकी देके जाता है। कौन सी धमकी? ये धमकी देके जाता है भाई बाबू राठौड़ को बोल देना, मेरे साले को बोल देना आते ही कि ये जो घोड़ी है केसर काल में, ये तो यहाँ पर हमारे जायर के चौक में बांध के चले जाए, जिंद्राव खिंची के चौक में बांध के चले जाना, और तुम्हारी गायों को क्या कर लेना, आजाद करवा लेना, अन्यथा आपकी गाय आजाद नहीं होगी, अन्यथा बहुत बुरा होगा। भाई ठीक है, कोई बात नहीं। इधर जैसे ही मैंने बताया भाई इस घोड़ी की एक खास विशेषता थी कि भाई जैसे ही गांव में गायों के चोर घुसेंगे तो ये घोड़ी ही नहीं आएगी। इधर बाबूजी यहाँ बारात लेके पहुंचे हुए हैं, ये सूपिया आटे के फेरे दे रहे हैं, पहला फेरा ही दे रहे हैं। इतने में घोड़ी क्या करने लगी साहब, हिंडीनाड़ा लग गई। घोड़ी ने हिंडीनाड़ा स्टार्ट किया, अभी पहला फेरा कंप्लीट ही नहीं हुआ और घोड़ी हिंडीनाड़ा लग गई। बाबूजी ने कोई बात नहीं भाई हिंडीनाड़ी है, अभी थोड़ी थोड़ी हिंडीनाड़ी है। बाबूजी ने दूसरा गेयर डाला और 2 फेरे कंप्लीट कर लिए फास्ट फास्ट। कोई बात नहीं, घोड़ी और तेज तेज हिंडीनाड़ा लग गई। तीसरा गेयर डाला और तीसरा फेरा भी क्या कर लिया, बाबूजी ने कंप्लीट कर लिया साहब। घोड़ी अब कंट्रोल से बाहर है। घोड़ी ने कहा जाता है जिस खूंटे से घोड़ी बंधी हुई थी उस खूंटे को क्या कर दिया, तुड़वा दिया, और घोड़ी जोर जोर से क्या करने लगी, उछलने लगी। भाई बाबूजी ने सोचा कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं। बाबूजी ने जैसे ही चौथा गेयर डाला, घोड़ी क्या करने लग गई, जोर जोर से उछलने लग गई और भागने लग गई। बाबूजी ने यहीं पर 3.5 फेरों में, कहा जाता है चौथे फेरे को बीच में छोड़ कर जो गठजोड़ होता है उस गठजोड़ को क्या करना कर दिया, खोलना शुरू कर दिया साहब। अब क्या होता है गठजोड़, मतलब क्या होता है भाई, एक तरफ तो जो लेडीज होती है उसका पल्लू और दूसरी तरफ जो पुरुष होता है उसका कमरबंद, इन दोनों को मिलाकर बांध कर एक गठजोड़ शादी के समय बांधा जाता है। आप में से बहुत सारों ने फेरे ले लिए होंगे और कुछ कभी बाकी होंगे। जब आप फेरे लोगे तो पता चल जाएगा सब गठजोड़ होता क्या है। जैसे ही बाबूजी राठौड़ गठजोड़ खोलने लगते हैं, इधर सूरजमल सोडा की क्या हो जाता है साहब, अरे क्या हो जाता है, टेंशन शुरू। सूरजमल सोडा, अब ये सूरजमल कौन है? सूरजमल मैंने पहले ही बता दिया, इस सूपिया आटे के क्या है, पिताजी है। इन्होंने कहा भाई बाबू राठौड़े ऐसा मत कर, कमधन है ऐसा मत कर। अब ये कमधन क्यों कहा? अरे भाई कमधन यानी जवाई को ही कहते हैं, राजस्थानी भाषा, पश्चिमी जो राजस्थान है इसमें भाषा है कमधन यानी जवाई को ही कहते हैं। बोले कमधन ऐसा मत कर, बोले ऐसा करना पड़ेगा। बाबू राठौड़ तो क्या है भाई साहब, वचनों में बंधा हुआ है और अपने वचनों का पालन करने के लिए ये मुझे तो करना पड़ेगा। सूरजमल कहता है कि मैं तुझे गाय जितनी देवलचारिणी की चोरी हुई है उससे भी 2 गुणी क्या दे दूंगा, गाय दे दूंगा, लेकिन मेरी पुत्री को अधब्याई मत छोड़े, 3.5 फेरों में बीच में मत छोड़े, कुंवारी कन्या को ऐसे कुंवारी मत छोड़, कन्या को अधब्याई मत छोड़े, तुझे जो भी चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन मेरी पुत्री से क्या कर ले रे, फेरे लेने कितने हैं, 7। लेकिन बाबू राठौड़ तो इस घोड़ी की तरफ ध्यान है और तुरंत क्या कर देते साहब, गठजोड़ को खोल देते हैं और सूरजमल सोडा को कहते हैं अगर मैंने आपसे 2 गुणी गाय ले ली तो इस रजपूती की जो शान है, आन बान जो शान है वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी, कलंक लग जाएगा। और अगर कलंक लग गया तो मैं अपने भाइयों के बीच कैसे बैठूंगा, अपने परिवार के बीच कैसे बैठूंगा और अपने गांव वालों को मुख कैसे दिखाऊंगा। वचन भाई प्राण जाए पर वचन ना जाए, और वचनों में बंधा हुआ हूं, इसलिए मुझे ये क्या करना पड़ रहा है, गठजोड़ खोलना पड़ रहा है। बाबूजी ने 3.5 फेरे में अपना गठजोड़ खोला और तुरंत केसर काल में घोड़ी पर बैठ के घोड़े की रफ्तार से कहां पहुंच जाते हैं साहब, कोलूमड़ पहुंच जाते हैं। अब देखो अपन ने बात की 3.5 फेरों में क्या कर दिया, गठजोड़ खोल दिया। अब होता क्या, आज भी बाबूजी की आड़ में या फिर बाबूजी की जो अपन कह सकते हैं भाई मनोकामना को या फिर बाबूजी को ध्यान में रखते हुए अपन पश्चिमी राजस्थान की जब बात करते हैं तो पश्चिमी राजस्थान में आज भी फेरे कितने लिए जाते हैं, 4 फेरे लिए जाते हैं। अब 4 क्यों? सब अपन जब बचपन में छोटी क्लास में पढ़ा करते थे तब गुरुजी क्या करते हैं, सब किसी के 3.5 नंबर आए उसको बढ़ा के क्या कर देते, 4 कर देते, किसी के 2.5 नंबर आए तो बढ़ा के क्या कर देते, 3 नंबर कर देते। तो इसी प्रकार 3.5 फेरों को बढ़ाकर क्या कर दिया, 4। और बाबूजी के आराधना में आज भी पश्चिमी राजस्थान में फेरे कितने लेते हैं, 4 फेरे लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते। और इस 4 फेरों में भी 3 फेरों में तो क्या रहती है, दुल्हन आगे रहती है और 1 फेरे में कौन रहता है,
दूल्हा आगे रहता है। अब आप में से बहुत सारों को तो फेरे हो गए होंगे और जिनके नहीं हुए वो फटाफट तैयारी करते रहे और नौकरी लग जाए, आपके भी क्या लग जाएंगे साहब, फेरे लग जाएंगे। कोई बात नहीं, 4 ही फेरे होते हैं पश्चिमी राजस्थान में, और अगर कोई पश्चिमी राजस्थान का है तो उसको पता भी होगा भाई फेरे कितने होते रहे, 4 फेरे होते हैं। और ये 4 फेरे क्यों? क्योंकि बाबूजी के आराधना को अपन क्या रखते हैं, ध्यान में रखते हैं। बाबूजी के सम्मान में हम कितने फेरे लेते हैं, 4। अब बाबूजी राठौड़ यहाँ से घोड़ी की स्पीड से आगे कहा कोल्लू में, और आते ही देवल चारणी को बोला क्या बात हो गई, कौन आया था? तो बोले कोई बात नहीं, कोई नहीं आया, आया तो केवल तेरा जीजा आया, तेरा बहनोई आया, तेरे जीजू आए हैं और जिंदराव खिंची आया। और जाते जाते एक बात कहकर गया है, बाबू राठौड़ को बोल देना कि जाहिर के चौक में घोड़ी बांध जाए केसरकाल में और गायों को क्या करवा ले, आजाद करवा ले। बाबूजी का गुस्सा 7वां आसमान पर है और बाबूजी यहाँ से तुरंत कोल्लू से रवाना होते हैं और पीछा करते हैं अपनी सेना सहित है किसका, जिंदराव खिंची का। और जिंदराव खिंची को कौन से गांव में घेर लेते हैं, देंचू नामक गांव में क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। और ये जो देंचू नामक गांव है ये तो वर्तमान में कौन सी जगह पड़ता है, कौन से जिले में पड़ता है, तो जोधपुर जिले में पड़ता है। जोधपुर जिले में देंचू नामक स्थान पर जिंदराव खिंची को क्या कर लिया, घेर लिया। और इस जिंदराव खिंची से क्या हुआ, भयंकर युद्ध हुआ किसका, बाबूजी राठौड़ का। कहा जाता है इस देंचू नामक स्थान पर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए कौन है, बाबूजी राठौड़। इसलिए आज भी बाबूजी राठौड़ की देंचू नामक स्थान पर क्या बनी हुई है, समाधि बनी हुई है। तो ये था बाबूजी से संबंधित है पूरा घटनाक्रम। अब इस घटनाक्रम को मैं आपके सामने एकदम बिल्कुल व्यवस्थित करके रख देता हूं। हाँ दोस्तों, अपन ने बात कर ली है बाबूजी की, जो कुछ चीजें थी अपन ने कहानी जो थी उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं भाई बाबूजी से संबंधित जो चीजें मैंने अभी आपको बताई थी उन्हीं चीजों के बारे में वापस मैंने व्यवस्थित करके लिख दिया है। तो बाबूजी की जो जीवनी है उससे संबंधित अब बात करें, भाई मैंने अभी आपको कहानी बताई। कुछ लोग ऐसे भी होंगे भाई गुरुजी आप तो ऐसे ही फेंक रहे हो, आपको कैसे पता चल गया बाबूजी के पीछे ये कहानी है, ये केसरकाल में घोड़ी, ये जिंदराव खिंची, आपको कहां से पता चला? तो इस कहानी के बारे में अगर बात करें तो भी ये कहानी बाबू प्रकाश जो ग्रंथ है वो आसिया मोर्जी ने लिख रखा। और इन आसिया मोर्जी ने इस बाबू प्रकाश ग्रंथ में है जैसी पूरी कहानी ऐसी कैसी प्रस्तुत कर रखी है। वहीं अगर बात करें भाई गिरधारी जी पड़िहार जो है उनके द्वारा भी एक लिखी गई है बाबूजी कथा नामक ग्रंथ लिखा गया है और उसके अंदर भी इस कहानी का क्या कर रखा है, जिक्र कर रखा है। तो इसी चीजों को मैंने व्यवस्थित करके आपके सामने रख दिया है। इन्हीं व्यवस्थित चीजों को आपको वापस से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एक बार। भाई देखो मैंने भी बताया भाई जो बाबूजी है वो देवल चारनी की गायों की क्या कर रहे थे, रक्षा कर रहे थे। मैंने पहले ही बताया भाई देवल चारनी जो घोड़ी है उसको क्या होता है पहले से ही पता चल जाता है। जैसे ही कोई गायों के चोर गांव में घुसते हैं वो देवल चारनी घोड़ी है वो जोर जोर से ही निनाने लग जाती है। तो इसी घोड़ी की वजह से बाबूजी गायों की रक्षा करने के लिए जाते हैं और जाते कहां पर है तो देंचू नामक स्थान जोधपुर में अपनी बहनोई अपने जीजा जी के ऊपर जायल जो शासक थे जिंदराव खिंची उनके ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। और इस अटैक में सन 1276 ईस्वी में क्या हो जाते हैं, वीर गति को क्या हो गए, बाबूजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हो गए। अब अगर बात करें भाई बाबूजी से संबंधित जो जीवनी है, बाबूजी जो जीवनी है बाबू प्रकाश ग्रंथ में मिलती है। और ये जो बाबू प्रकाश ग्रंथ है ये बाबू प्रकाश ग्रंथ किसने लिखा है तो इसके जो रचयिता है वो आसिया मोर्जी है साहब। कौन है इसके रचयिता, आसिया मोर्जी है। अब कुछ चीजें और बात करें साहब बाबूजी के बारे में, क्या है कि बाबूजी ने क्या कर रखा, एक गुजरात का जो शासक है अन्ना बघेला उससे 7 थ्योरी जाति के जो लोग थे। अब थ्योरी या नायक एक ही बात है भाई, नायक जाति के लोग कह दो चाहे थ्योरी जाति के लोग कह दो एक ही बात है। इन 7 भाइयों की क्या की, अन्ना बघेला से रक्षा की। रक्षा कैसे की भाई, ये 7 जो लोग थे थ्योरी जाति के ये अन्ना बघेला से पंगा लेके आ जाते हैं और बाबूजी की शरण में आ जाते हैं और बाबूजी से कहते हैं कि हे बाबूजी राठौड़ आप कुछ भी करो हमारी इस अन्ना बघेला से क्या करो, रक्षा करो, अन्यथा ये अन्ना बघेला हमें मार देगा। और इसीलिए कहा जाता है कि बाबूजी ने इनको अपने यहाँ पर 7 भाइयों को शरण दी और इनकी अन्ना बघेला से क्या की, रक्षा की। इसीलिए जो थ्योरी जाति के जो लोग हैं वो बाबूजी को क्या मानते हैं साहब, अपने आराध्य देव के रूप में जानते हैं। अब थ्योरी की तो बात हो गई, कोई बात नहीं। इसके अलावा भी एक जाति है रेबारी जाति साहब। कौन सी, रेबारी कह दो चाहे आप क्या कह दो, रायका जाति। रेबारी या रायका जाति के लोग भी, रायका जाति के लोग हैं, रायका जाति के लोग भी बाबूजी को क्या मानते हैं, आराध्य मानते हैं। बाबूजी को आराध्य मानते हैं साहब। अब ये आराध्य क्यों मानते हैं, आराध्य मानते हैं तो ये आराध्य मानते क्यों साहब, रेबारी या रायका जाति को ऐसा क्या मिल गया कि ये बाबूजी राठौड़ को क्या मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं। तो ये क्यों मानते हैं, ये इसलिए मानते हैं कि बाबूजी राठौड़ ने इनके लिए क्या कर रखा है, ऊंट लाकर दिया। और ये जो रायका या रेबारी जाति है ये राजस्थान की ऊंट पालक जाति के रूप में क्या करती है,
काम करती है। और इनको सर्वप्रथम है श्रीलंका और ईरान से राजस्थान में ऊंट लाकर दिए किसने? बाबूजी राठौड़ ने। और इनके ऊंटों की जो बीमारी होती है सर्रा रोग है, उसका क्या कर दिया? निवारण कर दिया। इसलिए रायका या रेबारी जाति के लोग भी क्या करते हैं? बाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं। इसके अलावा बात करें भाई बाबूजी के जो सहयोगियों की बात करें या फिर बाबूजी के भक्तों की बात करें, भाई बाबूजी के जो सहयोगी थे जो लगभग 24 घंटे में से 18 घंटा बाबूजी के पास में ही रहते हैं, बाबूजी की सेवा में रहते हैं, तो वो 5 लोग हैं साहब बाबूजी की सहयोगी। जैसे अपन ने बात की भाई रामदेव जी के सहयोगी में बात की, अपने रत्ना राय का, अर्जी भाटी की, इनकी बात की थी, लक्की बंजारा की। उसी प्रकार बाबूजी की सहयोगियों की बात करें, बाबूजी की सहयोगी है 5। नंबर 1 की बात करें तो चांदा है, नंबर 2 की बात करें हरमल है, और नंबर 3 की बात करें तो डेमा है, और नंबर 4 की बात करें तो सलजी है, और नंबर 5 की बात करें तो सावंत जी है। इस प्रकार बाबूजी के सहयोगी कितने हो गए? 5 हो गए। अब बाबूजी से संबंधित कुछ और भी बातें हैं जो अपने को करनी है, उनकी बातें देखते हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं जो देख लेते हैं। कुछ और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो बाबूजी से संबंधित हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। हाँ, तो बात करें भाई बाबूजी के जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें और बात करें तो बाबूजी की जो फड़ है वो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। लोक देवताओं की जो फड़ होती है उन फड़ों में सर्वाधिक जो लोकप्रिय फड़ है वो कौन से लोक देवता की है? तो बाबूजी राठौड़ की। जैसे अपन देवनारायण जी से पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा भाई सबसे छोटी फड़ है, सबसे बड़ी फड़ और सबसे लंबी फड़ जो है वो किसकी होगी? देवनारायण जी की। उसी प्रकार है जो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है वो किसकी है? भाई बाबूजी राठौड़ की। अब पहली बात की भाई फड़ होती ही क्या है? तो फड़ क्या होती है भाई? फड़ यानी किसी लोक देवता के जीवन से संबंधित किसी कपड़े के ऊपर चित्रण कर दिया जाता है। यानी कि अपन बात करें भाई सर्वाधिक जो फड़े हैं वो कहां पर बनाई जाती है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा के एक जोशी परिवार है उसके द्वारा सर्वाधिक फड़ बनाई जाती है। फड़ बनाने का कार्य किया जाता है और वहीं का फड़ बनाने का कार्य क्या है? प्रसिद्ध है। अब होता क्या, जो फड़ निर्माण होती है इस फड़ निर्माण में एक कपड़ा प्रयोग में लिया जाता है और ये कपड़ा होता है रेजी का कपड़ा होता है। जैसे आपने सुना होगा साहब सूती कपड़ा, बेलवेट का कपड़ा, मखमली कपड़ा, कॉटन का कपड़ा। उसी प्रकार अगर बात करें तो एक कपड़ा होता है जिसको कहते हैं रेजी, और इस रेजी नामक कपड़े के ऊपर क्या कर दिया जाता है? लोक देवता से जीवन से संबंधित क्या कर दिए जाते हैं? चित्र उकेर दिए जाते हैं सर। जब लोक देवता बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चे के रूप में, फिर वो बड़े हुए, फिर उन्होंने कौन कौन से कारनामे किए और फिर मैं अंत में क्या क्या कार्य किया, युद्ध का परिदृश्य वगैरह, और एक कपड़े के ऊपर पूरा जीवन का जो चित्रण है वो कर दिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं। अब फड़ निर्माण का जो सर्वाधिक लोकप्रिय है या फिर सर्वाधिक जो प्रमुख जो कार्य है वो शाहपुरा भीलवाड़ा के जोशी परिवार द्वारा किया जाता है। अब आगे बात करें भाई साहब जो लोक देवता है बाबूजी, इनकी जो फड़ है, फड़ का वाचन करते समय, फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता। अब ये जो रावण हत्ता आदि कटी नारियल का बना हुआ है एक यंत्र होता है, एक स्वर यंत्र है। तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है और इसी वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। यानी फड़ का वाचन करते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब देखो प्रयोग किया जाता है। फड़ का वाचन कब करवाया जाता है साहब? जब गांव में किसी का ऊंट बीमार हो जाता है तो कहा जाता है बाबूजी की आराधना की जाती है, और इस बाबूजी की आराधना में रात्रिकालीन फड़ वाचन का कार्यक्रम रखा जाता है और फिर बाबूजी की फड़ का क्या किया जाता है? वाचन किया जाता है। अब नॉर्मली अगर कोई बाबूजी की फड़ का वाचन कर रहा है तो वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग करेगा? रावण हत्ता। अगर मान लो यही फड़ भाई थ्योरी या अगर बात करें नायक जाति, थ्योरी या नायक जाति के भोपे, थ्योरी या नायक जाति के भोपे फड़ वाचन करते समय सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। कौन सा वाद्य यंत्र का? सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग होता क्या है भाई? नॉर्मली अगर कोई भोपा जी अगर बात करें भाई रायका या रेवारी जाति के लोग इनकी फड़ का वाचन करते हैं सर्वाधिक है, तो अगर रायका या रेवारी जाति के लोग फड़ का वाचन कर रहे हैं तो कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लेंगे? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र। अगर बात करें यही फड़ का वाचन थ्योरी या नायक जाति के लोग कर रहे हैं, न्यायिक जाति के भोपे अगर इस फड़ का वाचन कर रहे हैं तो वो उस समय वाद्य यंत्र प्रयोग करेंगे कौन सा? सारंगी वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र साहब? सारंगी वाद्य यंत्र। अब एक चीज और हो जाती है क्या? पवाड़े या पवाड़ा। अब ये पवाड़ा या पवाड़े क्या होते हैं साहब? होता क्या है
जैसे पाबूजी की जीवनी संबंधित, यानी कोई भी महान पुरुष हो, कोई भी वीर पुरुष हो, उसके जीवन से संबंधित अगर किसी कथा को अपन बात कर रहे हैं तो उनको पवाड़े कहते हैं। जैसे पाबूजी की पवाड़े की बात करें, पाबू एड़ा, पाबू बेड़ा, यानी पाबू कैसा आदमी है इसके बारे में जानकारी किससे मिलती है? पवाड़ों से मिलती है। यानी कि वीर पुरुषों की लोक गाथाएं आप कह सकते हो, वीर पुरुषों की लोक गाथाएं क्या कहलाती है? लोक गाथाएं। ये जो वीर पुरुषों की लोक गाथाएं होती है ये क्या कहलाती है साहब? पवाड़े या पवाड़ा कहलाती है। अब खास बात ये कि ये जो पवाड़े या पवाड़े का वाचन, पवाड़ा का वाचन किया जाता है, इस समय वाचन के समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। एक वाद्य यंत्र है माठ है, और इस माठ वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है? वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वाद्य यंत्र का प्रयोग, यानी कि किसी महान पुरुष की, वीर पुरुषों की लोक गाथाएं जब गाते हैं तो उसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग करेंगे? माठ वाद्य यंत्र। इसी प्रकार जब बाबूजी की पवाड़ों का वाचन करेंगे तो कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लेंगे? पवाड़े, यानी कि पवाड़े गाते समय माठ वाद्य यंत्र का क्या करेंगे? अपने प्रयोग करेंगे। अब अगर बात करें बाबूजी से संबंधित और भी कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो बाबूजी का मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं, जो अंतिम टॉपिक है अपने सामने है बाबूजी का मंदिर। तो बने रहिए हमारे साथ। बाबूजी के मंदिर से संबंधित बात करें, मंदिर जो है वो कैसा है? तो जैसे आप मंदिर बना के बता देते हैं आपको साहब, ये मान लो ये चौकी है और इस चौकी के ऊपर एक छोटी चौकी और इस छोटी चौकी के ऊपर क्या बना दिया? ये लो, ये क्या बना दिया अपना मंदिर, और ये ऊपर लगा दिया ध्वजा साहब, ये मंदिर बना दिया। अब अगर बात करें भाई ये जो बाबूजी का मंदिर है ये है कहां पर है? मुख्यतः जो बाबूजी का मंदिर है ये कहां पर है? ये लो बाबूजी मंदिर लिख दिया मैंने, और ये बाबूजी मंदिर कहां बना हुआ साहब? कोलूमंड गांव में बना हुआ है। कौन सी जगह है? कोलूमंड गांव। और ये जो कोलूमंड गांव है ये कौन से जिला में पड़ता है? तो जिला पड़ता है जोधपुर में, कोलूमंड गांव। अब अगर बात करें यहाँ पर जो बाबूजी है वो मान लो इस प्रकार एक घोड़ी पे बैठे हैं, ये बाबूजी बैठ गए साहब, ये लो बाबूजी बैठ गए, और इन बाबूजी के ऊपर जो पाग लगी हुई है ना, ये खास विशेषता है। यानी कि बाबूजी की बात करें तो अश्वारोही प्रतिमा, पहली बात तो प्रतिमा कैसी है? अश्वारोही प्रतिमा लगी हुई है, ये लो अश्वारोही प्रतिमा। हाथ में क्या है साहब? हाथ में भाला है, हाथ में भाला, और खास जो विशेषता है वो बाएं और झुकी हुई पाग है, बाएं और झुकी हुई पाग। अब एक पाग से मतलब क्या होता है? पगड़ी जानते हो क्या? पगड़ी यानी कि जो साफा होता है ना, वो बाबूजी का जो है बाईं ओर झुका, बाईं ओर, यानी कि घोड़े पर बैठे हैं, हाथ में भाला ले रखा है और बाईं ओर झुकी हुई क्या इनकी पाग है। ये इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब अगर बात करें साहब ये जो कोलूमंड गांव में इनका मंदिर है, इस मंदिर पर क्या मेला लगता है क्या गुरुजी? तो हाँ मेला लगता है यहाँ पर। ये लोग मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या के दिन लगता है। कब लगता है साहब? चैत्र अमावस्या के दिन यहाँ पर क्या लगता है? मेला लगता है। और इस मेले की खास विशेषता की अगर बात करें तो खास विशेषता यह है कि इस मेले में एक नृत्य किया जाता है, और ये नृत्य कौन सा है? थाली नृत्य किया जाता है। अब कौन सा नृत्य किया जाता है? थाली नृत्य किया जाता है। अब ये थाली क्या होती है सर? अरे थाली जो घर में होता है ना, ठाव ठेकरा जिसमें खाना खाते हैं, वही थाली की बात कर रहे हैं। ये थाली नृत्य किया जाता है बाबूजी के रातना में। अब ये थाली वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग की जाती है साहब। कैसे? जैसे अपन बात करें प्राचीन समय की बात करें, वर्तमान में इतना ट्रेंड नहीं है। अगर पहले की बात करें तो जब अगर किसी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती तो घर की जो बुजुर्ग महिला होती, सबसे बुजुर्ग महिला, वो क्या करती थी? थाली लेती और उसको जोर जोर से बजाते हुए छत पे चढ़ चढ़ के बजाती है, और आसपास के लोगों को पता चल जाता सब आज इनके क्या हुआ है? पुत्र रत्न। लेकिन वर्तमान में ये चीजें गायब हो गई गुरुजी, वर्तमान में तो देखते ही नहीं है। तो वर्तमान में क्या होता है? वर्तमान में लोग क्या करते हैं? अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, आज मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यानी कि लोगों को पता कैसे चलता है कि इसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई? तो लोग क्या करते हैं साहब? लोगों को पता इसलिए चलता है कि लोगों इसने स्टेटस लगा दिया भाई आज फलाना आदमी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा कदापि नहीं होता। प्राचीन समय में क्या होता? घर की बुजुर्ग महिला छत पर चढ़ती और जोर जोर से थाली बजाती और लोगों को पता चल जाता भाई आज इसको क्या हुआ है? पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। वहीं अगर किसी महिला को पुत्र नहीं होकर अगर पुत्री होती तो सूप या छाजला, अरे छाजला जानते हो? छायला जानते हो क्या? गांव में जो अपने किसी अनाज को साफ करने के लिए प्रयोग करते हैं, छायला जिसको कहते हैं, वही यानी सूप या छाजला का प्रयोग करती है और उसको जोर जोर से बजाते हुए जाती है और उदास मुद्रा में होती, बिल्कुल खुश नहीं होती। यानी कि पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है तो क्या होता?
तो छायला यानी सूप या छाजरा लेकर बजाती, और अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति होती तो थाली बजाती। और यही थाली नृत्य कहां पर किया जाता है? बापू जी की आराधना में चैत्र अमावस्या को जब मेला पड़ता है बापू जी के यहाँ पर कोलूमंड गांव में, यहाँ पर इस थाली का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है और बजाई जाती है। अब थालियां बजाने की जब बात आ गई तो एक चीज और भी सुन लो भाई, लॉकडाउन की वजह से पिछली बार जब लॉकडाउन किया था तो मोदी जी ने सबसे आह्वान किया कि अरे थालियां बजाओ साहब, और ये थालियां अगर मान लो उसी दिन चैत्र अमावस्या होती तो हो सकता था बापू जी की आराधना में क्या बज जाती है? थालियां बज जाती। अब बात करें भाई यहीं पर है बापू जी जो राठौड़ है इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उन सभी का अपन ने क्या कर लिया? तो जिक्र कर लिया है। अब यही मैं विधिवत रूप से आपके सामने बापू जी राठौड़ को क्या करना चाहता हूं? समाप्त करना चाहता हूं, तो बने रहिए। बापू जी राठौड़ को क्या करना चाहता हूं साहब? समाप्त करना चाहता हूं, तो बोलिए बापू जी राठौड़ की जय हो।